नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल R&D में। एक बार फिर हम आपके लिए लेके आए हैं एक इंटरेस्टिंग वीडियो। इसमें हम कंपैरिजन करेंगे ESP32 और Node MCU ESP8266 का। ये दोनों ही डेवलपमेंट बोर्ड्स हमारी एक स्पेशल तरीके की एप्लीकेशन में काम आते हैं, जैसे कि IoT डेवलपमेंट्स और स्मार्ट होम प्रोजेक्ट्स आप कुछ बना रहे हैं। स्पेशल डिवाइसेस कुछ रहती हैं जिन्हें आप एलेक्सा से या किसी और वाईफाई के थ्रू कंट्रोल करना चाहते हैं, वहाँ पे ये डेवलपमेंट बोर्ड्स काम आते हैं। तो इनकी क्या क्या स्पेशलिटीज़ हैं, क्या क्या स्पेसिफिकेशंस हैं, क्या इनमें मेजर डिफरेंस है, उस चीज़ के बारे में हम चर्चा करेंगे इस वीडियो में और देखेंगे कि कौन सा बोर्ड आपके लिए बेहतर रहेगा अगर आप स्टार्टिंग कर रहे हैं, या फिर आप पहले से अगर कुछ प्रोजेक्ट्स IoT में बना चुके हैं तो बेटर कौन सा ऑप्शन है जिससे आप आगे बढ़ के और बेटर प्रोजेक्ट्स एडवांस्ड मोड में बना सकें। ज़्यादा कुछ इन दोनों के बारे में बताने से पहले आपको एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन या फिर दोनों की ही एक ब्रीफ समरी मैं आपको दे देता हूँ। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ESP32 से। इसके अंदर एडवांस्ड नंबर ऑफ पिंस एंड विद लोडेड फीचर्स अवेलेबल हैं, जैसे कि कैपेसिटिव टच के साथ, एनालॉग के साथ और डिफरेंट टाइप ऑफ जितनी भी हमारी रिक्वायरमेंट हो सकती हैं एक IoT प्रोजेक्ट में, वो सब इसके अंदर अवेलेबल होती हैं। और ये हम जो बोर्ड है ESP32, ये बेसिकली यूज़ ही वहाँ होता है जहाँ पे आपको एडवांस टाइप के प्रोजेक्ट एक बिगिनर लेवल से अलग, जिसमें आपको एक या दो कमांड्स ही नहीं यूज़ करनी, मल्टीपल टाइप ऑफ कमांड्स, मल्टीपल टाइप ऑफ डाटा आपको यहाँ से वहाँ भेजना है, एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस में, या रीड कराना है, जैसे कंप्लीट एक वेदर स्टेशन हम बना रहे हैं और भी सारी चीज़ें। इसी तरीके से ESP8266 का है, जिसे हम Node MCU शॉर्ट में बोल सकते हैं। Node MCU के अंदर हम देखेंगे कि डिफरेंट फ्रॉम ESP32 सिर्फ वाईफाई अवेलेबल है वहाँ पे, जबकि ब्लूटूथ भी अवेलेबल रहता है। ये एक बेसिक वाईफाई बोर्ड है, हम इस तरीके से इसको समझ सकते हैं। और इसमें हम बेसिक टाइप के IoT प्रोजेक्ट्स जो स्टार्टिंग जिन्हें करनी है, इसका स्ट्रक्चर भी काफ़ी इजी है, क्योंकि ये बहुत ही बेसिक लेवल के प्रोग्रामर्स के लिए या डेवलपर्स के लिए ही बनाया गया है और काफ़ी कॉस्ट इफेक्टिव भी है इसी वजह से। वैसे ही प्रोजेक्ट्स और वैसी ही लाइब्रेरीज इसमें अवेलेबल होती हैं, और उसी तरीके के बहुत ही बिगिनिंग में जो हम समझ सकते हैं बेसिक से कॉन्सेप्ट्स, उन्हीं के बेस पे अच्छे प्रोजेक्ट्स हम बना सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, इनमें मेन पार्ट्स का कंपैरिजन करते हैं और कुछ प्रोजेक्ट्स वगैरह का एग्जांपल्स वगैरह देखते हैं। दोनों ही बोर्ड्स का कंपैरिजन अब हम करते हैं स्पेसिफिकेशंस और परफॉर्मेंस के यहाँ पे, ठीक है। तो इसमें कौन सा कोर लेवल पे MCU यूज़ हो रहा है और कितनी GPIO पिंस हैं और उनके क्या क्या फंक्शंस हैं, इस भी पे हम देखते हैं क्या कंपैटिबिलिटी है, वो सारी चीज़ें देखते हैं, ठीक है। तो मैं बताना स्टार्ट करता हूँ। इन प्रोसेसर कंपैरिजन कोर लेवल पे, जैसे हम इससे डिस्टिंग्विश कर सकते हैं दोनों के बीच में कि कौन सा बोर्ड हमारा फास्ट है, एक प्रोसेसर से ही हम देख सकते हैं, बाकी चीज़ें बाद में देखते हैं। जैसे कि ESP32 है तो 240 मेगाहर्ट्ज़ का इसका फ्रीक्वेंसी रेट रहता है MCU का, जिससे ये एक मल्टीटास्किंग बोर्ड है और काफ़ी हैवी एप्लीकेशंस में इसको यूज़ किया जाता है। मल्टी कमांड्स एक साथ चला गया इस तरीके से। इसके दूसरी तरफ Node MCU जो है हमारा, उसमें 80 to 160 मेगाहर्ट्ज़ पे प्रोसेसर इसका काम करता है। तो बेसिक सी कमांड्स, सिंगल कमांड्स या फिर बहुत ही कम डाटा ये हैंडल करने में कैपेबल है। तो दोनों में काफ़ी डिफरेंस है, आप उसी यहाँ पे इसको समझ सकते हैं। तो हम ये समझ सकते हैं कि प्रोसेसर कंपैरिजन के अंदर ESP32 इज़ ए क्लियर विनर। अब हम बात करते हैं दोनों बोर्ड्स की कनेक्टिविटी के बारे में। ESP32 के अंदर वाईफाई प्लस ब्लूटूथ आपको दोनों ही अवेलेबल मिलती हैं, जबकि Node MCU में सिर्फ वाईफाई अवेलेबल होती है, ठीक है। और वाईफाई के वर्जन में भी दोनों में काफ़ी डिफरेंस रहता है, स्पीड में काफ़ी डिफरेंस रहता है। तो अगर कोई भी ऐसा प्रोजेक्ट आप बना रहे हो जहाँ पे आपको ब्लूटूथ की रिक्वायरमेंट है, तो सीधा आप समझ सकते हैं कि ESP32 ही आपकी पहली चॉइस होगी। या फिर आप बेसिक सा कोई ऐसा प्रोजेक्ट बना रहे हैं जहाँ पे ब्लूटूथ रिक्वायरमेंट नहीं है और आपको काफ़ी कॉस्ट फ्रेंडली प्रोजेक्ट बनाना है, सिर्फ वाईफाई का काम है, कुछ ही डाटा इधर से उधर काम में आपको लेना है, तो Node MCU बेस्ट है आपके लिए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कंपैरिजन की तरफ। अब बात करते हैं GPIO पिंस की। GPIO पिंस 34 अवेलेबल रहती हैं टोटल ESP32 के अंदर, और 11 पिंस अवेलेबल रहती हैं हमारी Node MCU के अंदर। तो
टोटली एप्लीकेशन पे डिपेंड करता है आपके कि आपकी क्या एप्लीकेशंस हैं, कितने इनपुट और आउटपुट्स आपको प्रोवाइड करने हैं, क्या डिवाइसेस या क्या सेंसर्स आपको कनेक्ट करने हैं, उसी बिहाफ पे आप सिलेक्शन कर सकते हैं दोनों ही बोर्ड्स के बीच में। पावर कंजप्शन में ही एक और एक्स्ट्रा फीचर है डीप स्लीप मोड। ESP32 का डीप स्लीप मोड नोड MCU के डीप स्लीप मोड से काफ़ी अच्छा है। तो आपका प्रोजेक्ट अगर कुछ ऐसा है कि जहाँ पे डीप स्लीप मोड में जाना है और बैटरी लाइफ है, एक मायने रखती है बैटरी आप यूज़ कर रहे हैं, तो ESP32 वहाँ पे अच्छा काम कर सकता है। जहाँ पे वर्किंग बहुत ज़्यादा नहीं है, जैसे सिर्फ डाटा शेयर करना है, वेदर स्टेशन है और उसमें आपने डिले थोड़ा ज़्यादा डाला हुआ है कि कुछ मिनट्स में या कुछ घंटों के बाद में ही हमें डाटा चाहिए है, रेगुलरली कुछ सेकंड्स में या फिर बहुत जल्दी डाटा हमें नहीं चाहिए है, तो ESP32 वहाँ पे काफ़ी अच्छा आपका काम कर सकता है नोड MCU के से अलग। डीप स्लीप मोड बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है नोड MCU का। प्रोग्रामिंग और लाइब्रेरीज़ की अगर हम बात करते हैं दोनों ही बोर्ड्स को डिस्टिंग्विश करने के लिए, तो नोड MCU और ESP32 दोनों ही हमारे Arduino IDE, प्लेटफॉर्म IO और माइक्रो पाइथन पे आसानी से कनेक्ट हो सकते हैं। इनके थ्रू हम इनमें कोडिंग कर सकते हैं, कोई भी प्रोजेक्ट आराम से बना सकते हैं। नोड MCU में सारी ही बेसिक प्रोग्रामिंग, बेसिक एग्जांपल्स और लाइब्रेरीज़ वैसी ही अवेलेबल हैं। जितने भी प्रोजेक्ट्स हमारे बनेंगे, जैसा कि मैंने अभी तक एक्सप्लेन किया है, सारे के सारे बेसिक प्रोजेक्ट हम स्टार्टिंग कर रहे हैं IO प्रोजेक्ट्स की, तो नोड MCU हम पिक कर सकते हैं। सेकेंडली, अगर ESP32 पे हम जा रहे हैं तो आपके पास अवेलेबल होंगे बहुत सारे एग्जांपल्स अवेलेबल ऑल ओवर द इंटरनेट। कहीं से भी आप पिक कर सकते हैं, जैसे कि यूट्यूब है या फिर दूसरी वेबसाइट्स हैं जहाँ पे प्रोजेक्ट्स अवेलेबल हैं, और बहुत सारी वैसी ही लाइब्रेरीज इसके लिए भी अवेलेबल हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब दोनों ही बोर्ड्स का कंपैरिजन हम करते हैं प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट्स के बिहाफ पे, क्या क्या प्रोजेक्ट्स हम इनमें बना सकते हैं और क्या क्या लिमिटेशंस हैं पर्टिकुलर इन बोर्ड्स की, एक हम देखते हैं अभी। जैसे नोड MCU के लिए सूटेबल है होम ऑटोमेशन, ब्लिंक प्रोजेक्ट्स, क्लाउड नोटिफिकेशंस, बेसिक सेंसर्स इससे कनेक्ट किए जा सकते हैं, जैसे DHT11, LDR, PIR या रिले मॉड्यूल्स, और IoT स्विचेस वगैरह इसके साथ में यूज़ किए जा सकते हैं। ऑन द अदर हैंड ESP32 के लिए जैसे रोबोटिक्स, ऑटोमेशन, ब्लूटूथ, वाईफाई कॉम्बो, जैसे ब्लूटूथ और वाईफाई दोनों में एक साथ यूज़ कर रहे हैं। कैमरा प्रोजेक्ट्स हो गए, ESP32 कैम यूज़ करके, ऑडियो स्ट्रीमिंग, स्मार्ट होम हब, मल्टीपल सेंसर्स एक साथ में यूज़ कर सकते हैं हम बहुत सारे, और ड्रोन और RC प्रोजेक्ट्स। अभी हम फाइनल रिकमेंडेशन की तरफ बढ़ते हैं कि इतने सारे फीचर्स, सारे के सारे प्रोजेक्ट्स वगैरह का हमने कंपैरिजन किया है, फीस देखा है, लाइब्रेरीज वगैरह, प्रेफरेंसेस, सब कुछ देख लिया दोनों ही बोर्ड्स का, तो हमें बोर्ड कौन सा लेना चाहिए। ठीक है, तो मैं आपको दोनों का ही डिफरेंस बताता हूँ कि आपको नोड MCU कब लेना चाहिए। जब आप बिगिनर हो, बेसिक IoT प्रोजेक्ट आपको बनाना हो, सिर्फ वाईफाई ही आपके प्रोजेक्ट में हो और बजट आपका थोड़ा सा कम हो, तो आपको नोड MCU पे जाना चाहिए। ऑन द अदर हैंड ESP32 के लिए एडवांस प्रोजेक्ट्स आप पहले से ही अगर प्लान कर रहे हो और वाईफाई और ब्लूटूथ आपकी दोनों ही मस्ट रिक्वायरमेंट हो, रोबोटिक्स, ऑटोमेशन, ऑडियो, डिस्प्ले, कैमरा, ये सारी चीज़ें आपकी एप्लीकेशन में कहीं भी यूज़ होने वाली हो इन फ्यूचर, और मल्टीपल सेंसर्स, किसी भी तरीके के जो सेंसर्स इसमें अवेलेबल रहते हैं लाइब्रेरीज के साथ में, तो वो सेंसर्स आपको सभी यूज़ अगर करने हैं, तो मेरा आपको स्पेशल सजेशन है ये कि आप ESP32 पे जाएं। आप फ्यूचर प्रूफ रहेंगे कि कितना भी एडवांस लेवल का प्रोजेक्ट आप बना सकते हैं। आई होप आपको ये कंपैरिजन अच्छा लगा होगा ESP32 और नोड MCU का। आप कौन सा बोर्ड सेलेक्ट कर रहे हैं कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा, और इसी तरीके की वीडियोस अगर आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।